हेलो मेरे प्यारे सीमे वाले स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। तो मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं डीसी लाइन में। तो आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं टाइम वैल्यू एंड मनी में यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमें उनको सॉल्व करना चाहिए। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ पे बोला गया था, ठीक है। और इसके बाद जब हम कंपाउंड आपको पढ़ा लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो आता है आपका एन्युटी बेस्ड प्रेजेंट वैल्यू निकालना, फ्यूचर्स वैल्यू निकालना, व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की और आगे हम लोग इस वीडियोस को लेके आएंगे एन्युटी की, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इस वीडियोस में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका क्या कॉन्सेप्ट कि कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जब सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको कराया था ना, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, आर इंटू टी कॉन्सेप्ट। यानी रेट का अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने गिवन ईयर्स का हमारे पास क्या होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आना चाहिए। तो वह चीज़ थी। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट बताया था, सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पे एवरी ईयर आपका इंटरेस्ट जो होता है ना, वो क्या होता है हमारे पास सेम होता है ऑन ए सेम प्रिंसिपल पे, ठीक है ना। सेम प्रिंसिपल पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, दैट इज वो आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की जब हम लोग बात करेंगे तो यहां पे इसका मतलब क्या होता है, कंपाउंड का मतलब क्या होता है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की जब हम लोग बात करेंगे तो यहां पे देखिए क्या होता है इसका। अगर हम आपसे कहें कि एक सिंगल लाइन में बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, तो आप क्या कहोगे। आप यहां पे ये कहोगे कि जहां पे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो वो आपका क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। वो आपका क्या कहलाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा, जहां पे इंटरेस्ट पे भी आपका क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे एक चीज और भी है कि अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना कि प्रिंसिपल जो है वो आपके चेंज होते रहते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में आपका क्या था कि एक ही प्रिंसिपल सेम होगा, उसी पे ही आपका एवरी ईयर इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन यहाँ पे एवरी ईयर आपके जो होते हैं वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल जो होते हैं वो आपके क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सिंपल इंटरेस्ट का एक एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे भी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का एक एग्जांपल देके समझते हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है, यहाँ पे 100 रुपीज़ है, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लग रही है, 10% पर एनम। ध्यान रखिएगा 10% पर एनम आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, क्लियर। और आपको 2 ईयर्स यानी 2 साल का क्या बताना है, सीआई बताना है, यानी कंपाउंड बताना है। 2 ईयर्स का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, ठीक। तो अब इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। एक तो मेथड आपका हो गया नॉर्मली, जो आपका स्लैब मेथड यानी बेसिक मेथड, वो क्या हो गया। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर, जैसे मैंने एसआई में बताया था बेसिक मेथड, वैसे यहाँ पे भी समझो। फिर हम आपको एक और मेथड बताएंगे कि जिससे कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग को क्या करना है, एक्चुअल में फाइंड करना है। ये तो रहेगा। इसके बाद एक और भी है, ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर, आप बताओ पहले ईयर का सीआई कितना हो जाएगा। तो देखिए नॉर्मली अभी तक आप लोग क्या करते थे, अभी तक आप लोग इसको कैसे फाइंड आउट करते थे, ठीक है। अभी तक इसको आप लोग फॉर्मूले से फाइंड आउट करते थे, बट मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है ना। हाँ, वो एन्युटी जब हम लोग पढ़ेंगे, प्रेजेंट वैल्यू जब हम लोग पढ़ेंगे, फ्यूचर वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग चीजों को समझेंगे, क्योंकि वहां पे बहुत ही क्या कहते हैं लंबे समय के लिए वहां पे चीजें पूछी जाती है, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, इस तरीके से वहां पे हम लोग फॉर्मूले से और कैलकुलेटर का यूज करेंगे, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे अभी हम लोग जो लिमिटेड पीरियड के लिए है उनके लिए हम लोग यहाँ पे कोई भी फॉर्मूले का हमें यहाँ पे यूज नहीं करना, और वहाँ पे एन्युटी के अलग फॉर्मूलेज होते हैं, तो उनको हम लोग वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है जब हम लोग बात करते हैं सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर, तो पहले साल का जो सीआई क्या होगा। अच्छा, आप लोग पहले कैसे फाइंड आउट करते थे, पहले आप लोग ऐसे करते थे कि सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर निकाला, सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा हमारे पास, आप लोग क्या करते थे 100 का 10% निकालते थे, ठीक है ना। 100 का 10% कितना हो जाएगा, आप बताओ। 100 का 10% हो जाएगा हमारे पास कितना, 10 रुपीज़। तो 10 रुपये हो गया हमारे पास सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर, 100 का 10%, सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर ये आपका हो गया
10 रुपीज़। फिर आप लोग क्या करते थे कि जो CI निकला है 10 रुपये और आपका प्रिंसिपल कितना था 100 रुपये, तो आपने अमाउंट निकाल लिया। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI, ठीक है। जैसे यहाँ पे SI था तो अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI था, तो CI के लिए क्या हो जाएगा, सेम वही, वहाँ पे CI हो जाएगा। तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस CI। तो आप लोग क्या करते होगे अभी तक कि प्रिंसिपल आपका आ गया 100 और पहले साल का CI आ गया 10 रुपये, तो टोटल मिला के 110 रुपये हो गया अमाउंट। ये 110 रुपये जो अमाउंट है ये पहली साल के एंड में आपका टोटल अमाउंट होगा, 110 रुपये आपको देना होगा, ठीक है ना। लेकिन सेकेंड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल का काम करता है। जैसे मैंने आपसे बताया था ना कि प्रिंसिपल आपके क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो सेकेंड ईयर का अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए ये प्रिंसिपल का काम करता है। यानी अब आप क्या करते हो, अभी तक क्या करते थे कि 110 रुपये करते थे, 110 का 10% निकालते थे तो आता था 11 रुपये, तो वो आपका आता था सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 11 रुपीज़। लेकिन अब आपको ऐसे नहीं करना है, अब आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है कि आप हर बार आप प्रिंसिपल निकाल रहे हो, उसके बाद CI निकाल रहे हो, उसके बाद एड ऑन कर रहे हो, फिर अमाउंट निकाल रहे हो, इस तरीके से नहीं। अब आपको इस तरह से नहीं करना है, आप डायरेक्टली हम लोग करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, इस वाले मेथड को समझेंगे। एक और मेथड है वो भी हम लोग समझेंगे उस टाइप में, ठीक है ना। तो अब देखो CI ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हो गया, तो पहले तो आपका पहले साल का CI कितना हो गया, तो 100 का 10%, 100 का 10% कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें ये फाइंड करना हो CI ऑफ सेकेंड ईयर कितना होता है, CI ऑफ सेकेंड ईयर कितना होता है, तो मैंने आपको एक लाइन बताई थी ना कि हमें क्या मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपको देना होता है, ठीक है। आपको क्या करना होता है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट देना होता है। तो फर्स्ट ईयर का CI कितना है, 10 रुपये। तो सेकेंड ईयर का अगर मुझे CI निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो जो आपने पहले साल 10 रुपये दिए हैं वो तो आपको देने ही हैं, जो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो तो देना ही देना है, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका पहले साल का है वो तो आप दोगे ही दोगे, वो तो मस्ट है। अब जो आपने इंटरेस्ट दिया है उस पे भी आप इंटरेस्ट दोगे, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। यानी 10 का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10%, तो 10 का 10% कितना हो गया, 1 रुपये। तो अब आपको 1 रुपये और देना होगा, तो यानी टोटल हो जाएगा कितना, 11 रुपीज़, और ये आ जाएगा सेकेंड ईयर का CI। तो सेकेंड ईयर का CI कितना हो गया, 11 रुपीज़। देखो यहाँ पे भी अगर आप 10% निकालते तो भी आपका 11 रुपीज़ ही आता, ठीक है ना, सेम वही चीज़ थी। लेकिन हमें उसको उस तरीके से क्यों करना, ठीक है, जब हमें इस तरीके से हमें सारी चीज़ें आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो पहले साल का CI कितना हो गया हमारे पास, 10 रुपये, और सेकेंड ईयर का CI कितना हो गया हमारे पास, 11 रुपीज़। तो आपसे कहा गया था कि टोटल 2 ईयर का CI कितना हो जाएगा, तो टोटल 2 ईयर में क्या करेंगे, 10 + 11 ऐड कर देंगे, तो टोटल हो जाएगा हमारे पास कितना, 21 रुपीज़। तो 21 रुपीज़ हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली, वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया सा पॉइंट है, ठीक है। और वो पॉइंट क्या है, देखिए जब मैंने आपको SI बताया था, अगर नहीं ध्यान है तो पुराने वाली वीडियो में जाइएगा और SI वाले कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में जाके देखिएगा, ठीक है ना। जब मैंने आपको SI बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं इसी का SI का फर्स्ट ईयर का SI निकालूं, सेम वही मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसी का SI निकालूं कि अब मैं आपसे पूछूं SI और फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे भी 10 ही रुपये आया था, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या है, एक नोट है, और उसको आप सभी को ध्यान में रखना है। और वो नोट क्या है, वो नोट ये है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर ओनली फर्स्ट ईयर, ऐसा लिखेंगे, ठीक है, फॉर ओनली फर्स्ट ईयर is always same, ठीक है। तो ये पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों ही आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। वो दोनों ही हमेशा सेम होते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर का SI निकालो तो भी वही आएगा, फर्स्ट ईयर का CI निकालोगे तो भी आपका वही आएगा, ठीक है। तो एक तो ये मेथड हो गया, इस मेथड से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊँगा, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला नहीं बताऊँगा, फॉर्मूला भी बताऊँगा मैं आपको, ठीक है।
तो एक तो ये मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लैब मेथड। तो उस तरीके से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी अगर ईयर का आ जाए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और मेथड है, लेकिन उस मेथड को बताने से पहले आप समझिए फॉर्मूला क्या होता है। तो एक तो मैं आपको बता चुका हूँ फॉर्मूला कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो आपको बताइए, ठीक है। अच्छा, अब अमाउंट निकालने का फॉर्मूला कंपाउंड में क्या होता है समझिएगा। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला जैसे आप लोगों ने एसआई में पढ़ा हुआ था, ए बराबर पी 1 प्लस आर टी अपॉन 100, वैसे ही सीआई में क्या होता है समझिएगा। सीआई की अगर हम लोग बात करेंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो वो होता है ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट में ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, ठीक है। बोलो, क्लियर हो गया सभी को, ठीक है ना, सभी को क्लियर है, एक बार बता दे जाओ, ठीक है। तो अब एक चीज़ समझिएगा यहाँ पे कि ये जो मैंने आपको बताया a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, यहाँ पे a क्या है, ठीक है, समझिएगा बात ध्यान को। यहाँ पे देखो जो a है ना, a वो आपका क्या है, a आपका रिप्रेजेंट करता है अमाउंट को, a आपका रिप्रेजेंट करता है किसको, a आपका रिप्रेजेंट करता है अमाउंट को, ठीक है। a आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक चीज़ और समझनी है, जब हम लोग आगे एन्युटी पढ़ेंगे, एन्युटी में प्रेजेंट वैल्यू पढ़ेंगे, फ्यूचर वैल्यू पढ़ेंगे, ठीक है ना, इस टाइप की चीज़ जब पढ़ेंगे, एन्युटी क्या होती है पहले तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे, उसके बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसकी फीचर्स वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। कई बार इफेक्टिव रेट पे क्वेश्चंस आते हैं, कई बार नॉर्मली फ्यूचर वैल्यू पे क्वेश्चंस आते हैं, कई बार नॉर्मली प्रेजेंट वैल्यू पे निकालने को क्वेश्चंस आते हैं। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें लिंक होती हैं। अब जब एनओटी की अगर हम लोग बात करेंगे आगे, तो यहाँ पे अभी जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे होता है अमाउंट, लेकिन जब हम लोग एनओटी पढ़ेंगे, प्रेजेंट वैल्यू पढ़ेंगे, फ्यूचर वैल्यूज पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो यही अमाउंट, इसी को सिनोनिम्स में हम लोग वहाँ पे बोलेंगे, यानी यही जो अमाउंट है, ए जो है वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा फ्यूचर वैल्यू को, एफ वी वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा किसको, फ्यूचर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। P का मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, P का मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल मतलब जो आप उधार लेते हो किसी से पैसा, या आप कहीं इन्वेस्ट करते हो किसी से कोई पैसा, ठीक है, जो आपके पास पैसा है, जो आपकी जेब में पैसा है, ठीक है, दैट इज़ अ प्रिंसिपल, वो आपका क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो जब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो वो आपका कहलाएगा प्रिंसिपल, लेकिन जब हम लोग यही चीज़ एन्युटी के अंदर पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो प्रेजेंट वैल्यूज़ का काम करता है। तो प्रिंसिपल आपका क्या होता है, एक तरीके से प्रेजेंट वैल्यू होती है, पीवी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इन चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब मैं आपको वहाँ पे इससे कोरिलेट होकर के बताऊँ तो आपको बहुत ज़्यादा अटपटा ना लगे, ठीक है ना, ये चीज़ है। बाकी आर तो आपका पता ही है, आर क्या होता है, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। आर अपॉन 100 को हम लोग एन्युटी में क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, वो हम आपको वहीं पर बताएंगे, ठीक है। तो आर आपका क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है पर एनम, और एन जो होगा वो आपका क्या होता है, टाइम होता है। एन क्या होता है हमारे पास, टाइम होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, ठीक है। अब आप लोगों ने इसके पहले पढ़ रखा है कि जो अमाउंट होता है ना हमारे पास, वो क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, यही होता है। लेकिन अब अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो आप बताओ यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा ए माइनस पी। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा हमारे पास, ए माइनस पी हो जाएगा। और ए की वैल्यू तो हमें ये दे रखी है, ए की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, पी, ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है आप बताओ, ए इज इक्वल टू यहाँ पे हमें दे रखा है पी, ए इज इक्वल टू हमें दे रखा है पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, ठीक है। ये हमें ए की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन दे रखी है। हमें क्या करना होगा, बस पी को माइनस कर देना होगा, पी को हमें क्या कर देना होगा, माइनस कर देना होगा, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा सी आई, ये आपका क्या आ जाएगा, सी आई आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी आई आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये अब यहाँ से एक काम करो, पी आप लोग क्या कर लो, कॉमन कर लो, या फिर जो भी अमाउंट निकले उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देना, तो सी आई आ जाएगा, वही चीज़ है।
तो सिर्फ और सिर्फ यही अंतर है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको कोई भी फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है कंपाउंड टेस्ट के केस में, ठीक है। आप इसको इस तरीके से फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, अदरवाइज में क्या है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम जाता है, तो हम लोग इसको सारे से भी कर सकते हैं। बोलो क्लियर है सभी को? ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में एक मेथड बताया था, कौन सा? R/T कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपके कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक तो मेथड मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, जो आपका स्लैब मेथड है, CI फर्स्ट ईयर, CI फॉर सेकेंड ईयर, CI ऑफ थर्ड ईयर, इस टाइप का। एक और मेथड है, और उस मेथड को हम लोग पता है क्या बोलते हैं? उस मेथड को हम लोग बोलते हैं रेशियो मेथड। बहुत ही गजब का मेथड है, बहुत ही गजब का मेथड है, ठीक है ना। चलो, तो एक बार समझ लेते हैं वो मेथड है क्या, ठीक है। वो मेथड है क्या, एक बार समझ लेते हैं रेशियो मेथड को, और उससे भी आप पे क्वेश्चन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था उसी को ही लेके हम लोग एक बार बता देंगे कि कैसे हम लोग रेशियो मेथड का उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रेशियो मेथड होता क्या है, पहले तो आपको ये समझना है कि रेशियो मेथड आपका है क्या, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रेशियो मेथड की, तो रेशियो मेथड क्या होता है? जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे पहला ही आपका क्वेश्चन ले लिया जाए उस टाइप में, इस टाइप के पहला भी आपका क्वेश्चन ले लिया जाए कि आपके पास 100 रुपये हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है, टाइम आपका कितना है? 2 साल है, तो आपको CI बताना है, ठीक है ना। तो आप कैसे बताओगे CI? तो ये जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, रेशियो मेथड हमेशा वर्क करता है किस पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। यानी इसके लिए कंपलसरी चीज़ें क्या हैं, इसके लिए मैंडेटरी चीज़ें क्या हैं? इसके लिए मैंडेटरी चीज़ें ये हैं कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, ठीक है ना। तो जैसे वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था हमारे पास, आपके पास कितना था? 10%, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना था? 10% था। बोलो क्लियर है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना था? 10%। तो ये होता क्या है रेशियो मेथड? देखिए, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि अमाउंट बताइए, तो प्रिंसिपल को एज ए परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है? 100%। प्रिंसिपल को क्या कैलकुलेट किया जाता है? प्रिंसिपल को कैलकुलेट किया जाता है 100%। CI कंपाउंड टेस्ट हो गया आपका 10%, दोनों को ऐड कर दोगे तो अमाउंट आ जाएगा कितना? 110%, ठीक। अमाउंट कितना आ जाएगा? 110% आ जाएगा। तो ये तो हो गई कि अगर हम लोग इसको एज ए परसेंटेज लेके चलें, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको एज ए फ्रैक्शंस लेके चलते हैं तो वो वहाँ पे वर्क करता है रेशियो का, एज ए रेशियोस लेके चले तो वहाँ पे काम आता है रेशियो मेथड का, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है? 10% है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आप बताओ? 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 10% की वैल्यू कितनी होती है? 10/100। 10/100 का मतलब हो गया हमारे पास कितना? 1/10, 1/10। तो एक बात बताओ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब इंटरेस्ट हमेशा किस पे पेबल होती है? प्रिंसिपल पे। तो जो डिनोमिनेटर है वो ओरिजिनल का काम करता है, मतलब वो प्रिंसिपल का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा हमारे पास 10 यूनिट, 1 यूनिट का आपका इंटरेस्ट लग रहा होगा, तो अमाउंट हो जाएगा आपका 11। यहाँ पे भी वही चीज़ आएगी। अगर मैं कहूँ अमाउंट कितना है? 110%, और अगर मैं कहूँ प्रिंसिपल कितना है? 100%। अगर मैं परसेंट से परसेंट, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दूँ, तो यहाँ पे भी देखो 10 से 11 आया कि नहीं आया? आया ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, बस उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करके लिखा गया है। तो रेशियो मेथड क्या होता है कि अगर आपसे कहा जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लग रहा है 10%, तो 10% को हम लोग पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे 1/10। तो इसका प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये जो आपका डिनोमिनेटर है ये प्रिंसिपल का काम करता है। और अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपका 10 था, 1 यूनिट आपका इंटरेस्ट हो गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा 10 + 1 यानी 11 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? ठीक। तो अब ये था आपका रेशियो मेथड। अब इस पे देखो कैसे बहुत फास्ट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे यही क्वेश्चन था हमारे पास कि 100 रुपये थे, 10% था, 2 साल का CI बताना था। 2 साल के लिए पहले साल में आपका कितना हो गया प्रिंसिपल? 10 to 11। दूसरे साल में भी आपका कितना हो जाएगा? सेम ऐसे ही लिख दो, 10 to 11। अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि रेशियो मेथड हमेशा मल्टीप्लिकेशन पे काम करता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शंस पे नहीं। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको निकालना है कि ओवरऑल 2 ईयर्स का CI कितना होगा,
ओवरऑल 2 ईयर्स का प्रिंसिपल कितना होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर दो। आप प्लस नहीं करोगे कि 10 + 10 कर दिया, नहीं, आप मल्टीप्लाई करोगे। 10 × 10 कितना हो गया 100, 11 × 11 कितना हो गया 121। ये क्या आ गया, ये आपका ये आ गया कि ओवरऑल 2 ईयर्स में आपका प्रिंसिपल था 100 यूनिट, ओवरऑल 2 ईयर्स में आपका अमाउंट था कितना 121 यूनिट। तो आप बताइए A - P आपका CI था, तो CI कितना था 21 यूनिट। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दे रखी थी, प्रिंसिपल की वैल्यू आप बताओ 100 रुपीज़, और यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 100। तो हम कह सकते हैं कि 100 यूनिट की वैल्यू है आपकी 100 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी 1 रुपये, तो इसलिए 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 21 रुपीज़। ठीक है ना, ये आपका CI हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं, या इसके पहले वाला जो आपने तरीका बताया वो भी तो अच्छा तरीका है, उससे भी तो कर सकते हैं, तो इस वाले मेथड का यूज़ क्यों? इस वाले मेथड का यूज़ इसलिए बेटा, क्योंकि समझो कई बार क्या होता है कि आपको नॉर्मली परसेंटेज नहीं देगा। ठीक है, कई बार हो सकता है आपको इस टाइप का परसेंटेज दे दे 16/3%, इस तरीके से, तो इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होती है 1/6। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। और इसका यूज़ जो मेनली यूज़ जो इसका होता है वो आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे डेप्रिशिएशंस वाले क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, पॉपुलेशंस वाले क्वेश्चन बनते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि उसमें लोग फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत टाइम टेकन है। तो मेनली उसके लिए आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है। ठीक है, समझ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, एक बार में नहीं आएगी, 2-2-3 बार देखो, इसको समझो, अपने आप चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो बेसिकली बस यही 2 मेथड है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने के। तो ये मैंने आपको बताया फॉर्मूला, ये मैंने आपको बताया कि क्या होता है कॉन्सेप्ट, कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, किस टाइप से हम लोग लेके चलेंगे यहाँ पे चीज़ों को। ठीक है ना, चलो तो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो चलिए आप बताइए फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, और इसके बाद फिर आगे के कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हम लोग लेके चलते हैं आगे। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो भी मेथड से करो, चाहे रेशियो मेथड से करो, चाहे आप स्लैब मेथड यानी वाले मेथड से करो, बेसिक वाले मेथड से। तो चलो बेसिक वाले मेथड से देख लेते हैं। प्रिंसिपल आपका कितना है यहाँ पे 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लग रही है आप बताओ 10%, टाइम कितना है 2 ईयर्स, और इसका 2 ईयर्स का CI बताना है। तो बताओ पहली साल का CI कितना हो जाएगा, CI ऑफ फर्स्ट ईयर। तो पहली साल का CI कितना हो गया आप बताओ, पहली साल का CI हो गया आएगा 2000 का 10%, 2000 का 10% कितना होता है आप बताओ 200। तो 2000 का 10% कितना हो गया 200। दूसरे साल का अगर मुझे CI बताना है कि CI ऑफ फर्स्ट ईयर कितना, सेकंड ईयर कितना हो जाएगा, तो दूसरे साल का CI कितना हो जाएगा हमारे पास, जो आपने 200 दिए हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो आपने 200 दिए हैं वो तो आप दोगे, और 200 का 10% यानी आप 20 रुपीज़ और दे दोगे, तो टोटल मिला के कितना दे दिया आपने 220। तो पहले था कितना 200, अब कितना हो गया 220, टोटल मिला के कितना दे दिया 420। ठीक है, तो 420 हो जाएगा हमारे पास कितना करेक्ट आंसर। तो ए हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मली, जो आपके ये वाले क्वेश्चंस है इस टाइप में। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक और चीज़ यहाँ पे, इस टाइप में एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब इंटरेस्ट आपका कंपाउंडेड एनुअली होता है। अब देखिए, अब जब कंपाउंड की बारी आती है तो यहाँ पे कुछ टाइप्स होते हैं, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस पावर होती है कंपाउंड की, सिंपल की नहीं होती। सिंपल में तो हर साल सिंपल होता है, तो इसलिए वहाँ पे उसको वो पावर दी ही नहीं गई है। ठीक है, कंपाउंड में वो पावर है। ठीक है, कंपाउंड में क्या पावर है कि कंपाउंड में आपके डिफरेंट टाइप से इंटरेस्ट कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, कैसे, जब आपका इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली कैलकुलेट किया जाएगा। एनुअली का मतलब अभी तक जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताया, ठीक है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपके कंपाउंडेड एनुअली पे ही थे। ठीक है, एनुअली का मतलब क्या होता है समझ लो। यहाँ पे एनुअली का मतलब ये होता है कि आपका जो इंटरेस्ट हो रहा है ना वो पर ईयर कैलकुलेट किया जा रहा है, पर ईयर एनुअली कैलकुलेट किया जा रहा है। तो आपके क्वेश्चंस में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है आर, वो एनुअली दी जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम, या 20% ये, या 20% पर एनम, इस टाइप में। और अगर आपसे पर मंथ दे दे
कि 1% पर मंथ या 2% पर मंथ, तो उसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करके ईयरली कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ अलग है। तो कंपाउंडेड जब आपको एनुअली दी होगा, जब इंटरेस्ट आपका कंपाउंडेड एनुअली होगा, तो आपको आर जो है ना वो आर ही कंसिडर करना है। जैसे यहाँ पे इसके पहले वाले में देखो क्वेश्चन में क्या था, 20% था हमारे पास, तो 20% पर एनम था तो हमने 20 ही लिया, ठीक है ना। और टाइम जितना भी दिया जाएगा वो भी ईयर में, ध्यान से समझिएगा, पर ईयर में, क्योंकि आर अगर पर ईयर है, पर एनम है, तो टाइम भी आपका पर ईयर होना चाहिए। तो टाइम भी होगा वो आपका टी ही कंसिडर होगा, यानी जो टाइम दिया जाएगा वही टाइम आपको लेना है, जो टाइम आपको दिया जाएगा वही टाइम आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। ये तो बात आती है एनुअली की, ये बात होती है आपकी एनुअली की, ठीक है ना। तो अब एक चीज़ और भी है यहाँ पे कि अब एनुअली के बेस पे एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे और देख लेते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया क्या है। क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित डिपॉजिट ₹16,000 इन ए फाइनेंस कंपनी फॉर 3 years। आपसे कह रहा है कि एट एन इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये देखो, ये दे रखा है ना यहाँ पे, इस तरीके से आपको दिया जाएगा कंपाउंडेड एनुअली। क्या किया क्या गया है यहाँ पे, कंपाउंडेड एनुअली बोला गया है, ठीक है ना। तो कंपाउंडेड जब एनुअली बोला गया है तो प्रिंसिपल जो आपका है वो कितना है यहाँ पे, 16,000 है। तो प्रिंसिपल तो आपको कितना लेना है, 16,000 लेना है। टाइम आपका कितना है यहाँ पे, 3 years है, तो वो तो उतना ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि टी आपको टी ही कंसिडर करना होगा। और इंटरेस्ट आपकी कितनी है, 5% पर एनम है, तो आर जो है वो आपका 5% है, तो 5% ही आपको यहाँ पे पर एनम लेना होगा, ठीक है ना, इस टाइप में। तो आपसे कह रहा है कि आफ्टर 3 years, 3 साल बाद रूही को कितना पैसा मिलेगा, 3 साल बाद रूही का कितना अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप में। तो सेम वही है, आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो रेशियो मेथड से, चाहे तो किसी वाले मेथड से, ठीक है ना। बोलो, क्लियर है? हाँ भी बताओ। अब इसको ना रेशियो मेथड से मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। आप देखो कि कितना गजब का कॉन्सेप्ट है कि 16,000 रुपये हैं आपके पास, और आपने क्या किया, 3 साल के लिए 5% के हिसाब से, ठीक है, एक फाइनेंस कंपनी में वो डिपॉजिट कर दिया। तो आपको 5% के हिसाब से 3 साल बाद कितना पैसा हो जाएगा आपका, यानी आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, ठीक है, ये आपसे बोला गया है। तो रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेशियो मेथड में आपका आर जो है वो गिवन होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझो कैसे सॉल्व करेंगे। आर की वैल्यू कितनी है, 5%। 5% की वैल्यू कितनी होती है जरा बताओ, 1/20 होती है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो डिनोमिनेटर है वो प्रिंसिपल का काम करता है। तो प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा, 20 यूनिट। प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा, 20 यूनिट। 1 यूनिट का आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। 1 यूनिट का आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना। तो अगर प्रिंसिपल आपका 20 यूनिट है, 1 यूनिट का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अमाउंट कितना हो गया आप बताओ, 21। यानी 20 था हमारे पास प्रिंसिपल, 1 यूनिट का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा कितने तक होगा, ऐसा 3 सालों की बात हो रही है, और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 5%। तो पहले साल में कितना हो गया, 20 से 21। दूसरी साल में भी कितना हो जाएगा, 20 to 21। तीसरी साल में भी कितना हो जाएगा, 20 to 21, ठीक है। तो अगर मुझे ये निकालना हो कि ओवरऑल 3 years में कितना अमाउंट हो गया, ओवरऑल 3 years में कितना, ओवरऑल 3 years में कितना प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। तो कैलकुलेटर आप सभी के पास है ही है, ठीक है, कैलकुलेटर सभी के पास है, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर भी सकते हो। तो 20 × 20 × 20 यानी कितना हो जाएगा, 8,000 हो गया यूनिट आपका प्रिंसिपल। ओवरऑल प्रिंसिपल कितना हो गया, 8,000 यूनिट। ओवरऑल अमाउंट कितना हो गया, तो फटाफट निकाल के 21 × 21 × 21। वैसे आपको पता होना चाहिए 21 का क्यूब क्या होता है, मुझे तो पता है, ठीक है ना। क्या होता है 21 का क्यूब, पता है आपको क्या होता है 21 का क्यूब? हाँ जी, 9261 यही होता है। 9261 ही होता है 21 का क्यूब। क्या हो गया 21 का, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करके देख लेना, 441 × 21 कर लो यहाँ पे ऐसे, 144 इंटू ये कितना हो जाएगा, अरे बहुत ही पेन दिक्कत कर रहा है, और 2,
हाँ करेक्ट, 9261 देखा, 9261 हो जाएगा हमारे पास क्या, 9261 हो जाएगा हमारे पास क्या, इसका क्यूब। चलो ठीक है, तो इसका बताओ ओवरऑल प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास 8000, ओवरऑल अमाउंट कितना हो गया हमारे पास 9261। आपसे सीआई पूछा गया था, ठीक है, 3 साल का सीआई कितना हो, सीआई कह रहे हैं आफ्टर 3 इयर्स के बाद, हाँ सीआई पूछा गया ना, हाँ सीआई पूछा गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था कि सीआई कितना होगा, तो आप बताओ सीआई क्या होता है, ए माइनस पी होता है, ए माइनस पी। तो इसका मतलब सीआई कितना हो गया 9261 में 8000 माइनस करो, 1261 यूनिट सीआई है, यूनिट है ये, अभी रुपए नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप देखो कि आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है 16000, और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 8000। इसका मतलब 8000 यूनिट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में रुपए में कितनी है 16000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। एक यूनिट की वैल्यू अगर 2000 है तो सॉरी, एक यूनिट की वैल्यू अगर 2 है, 2000 कह रहे हैं, एक यूनिट की वैल्यू अगर हमारे पास कितनी है 2 हो गई, 80000000, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 2। इसका मतलब 1261 की यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा 2522, तो 2522 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आ गया ना, बहुत तेज फास्ट तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग रेशियो वाले मेथड का यूज़ करके आफ्टर 3 इयर्स 4 ईयर 5 इयर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया कंपाउंडेड एनुअली। अब हम लोग बात करते हैं जब आपके इंटरेस्ट कैलकुलेट करी जाएगी कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो जब आपकी इंटरेस्ट जो है ना वो कंपाउंडेड अगर क्वार्टरली अगर आपकी की गई है, तो क्वार्टरली के केस में देखो क्या होता है, क्वार्टरली के केस का मतलब क्या होता है, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, क्वार्टरली का मतलब ये होता है कि एवरी 3rd मंथ्स। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एवरी 3rd मंथ्स, यानी आपका जो इंटरेस्ट है वो एवरी 3 महीने में कैलकुलेट किया जा रहा है, एवरी 3rd मंथ्स, एवरी 3 महीने में कैलकुलेट किया जाता है, हर 3 महीने में कैलकुलेट किया जा रहा है। तो अगर हर 3 महीने में कैलकुलेट किया जा रहा है तो टोटल 12 मंथ्स होते हैं, कितनी बार कैलकुलेट किया गया 4 बार, ठीक है। तो 4 बार अगर कैलकुलेट किया गया है तो देखिए अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आर है, ध्यान समझना, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आर दे रखा है तो क्वार्टरली के केस में अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी, ठीक है, ये आपको गिवन दे रखा है क्वेश्चन में। नाउ अब क्या हो जाएगा आपका r/4, आपको क्या करना होगा r/4 करना होगा, ठीक है, क्योंकि एवरी 3rd मंथ्स कैलकुलेट किया जा रहा है। और टाइम क्या हो जाएगा आपका 40, टाइम आपका 4 गुना हो गया, क्योंकि पहले 3 महीने में, फिर 3 महीने में, फिर 3 महीने में, फिर 3 महीने में, ठीक है ना। तो टाइम आपका हो जाएगा 4 टाइम्स। तो ये होगा हमारे पास क्वार्टरली के केस में। चलो इसके बिहाफ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है कि लकी डिपॉजिट ₹16,000 इन ए बैंक विच पे हिम 20% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्या दे रखा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली दे रखा है। तो एक बात बताओ, अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली दे रखा है तो आर अब क्या हो जाएगी r/4, और आर कितनी दे रखी थी हमें 20%, तो अब जो आर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5%। अब आर कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा, ठीक है ना। और टाइम हमें कितना दे रखा था पहले ये बताओ, आफ्टर 9 मंथ्स के बाद बोला गया है, तो टाइम 9 मंथ्स था, तो अब टाइम हो जाएगा 4t। 4t का मतलब जो भी मंथ्स दिया गया हो या जो भी ईयर दिया गया हो उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो और ईयर में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 36 मंथ। 36 मंथ का मतलब ये हो गया हमारे पास कितना 3 ईयर। तो अब आपके सामने क्वेश्चन क्या आ गया, अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि प्रिंसिपल आपको दे रखा है कितना 16,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5% और टाइम कितना है 3 इयर्स। तो आपसे कह रहा है कि आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आपको बताना है व्हाट इज़ द अमाउंट। आपको क्या बताना है, अमाउंट आपको बताना है, ठीक है, अमाउंट। तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। अच्छा मैंने यहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखे हैं वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं,
यहाँ पे अमाउंट की जगह इंटरेस्ट कर लो, क्योंकि ऑप्शन आपको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। वैसे अमाउंट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आप कहोगे कि सर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे आपको दे रखे हैं वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे रखे हैं, तो हो सकता है मिस प्रिंट हो गई हो, यहाँ पे आप इंटरेस्ट कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या कर लोगे, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसा कर लो। तो अब देखो, अब ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन नहीं बन गया जो इसके पहले वाला था, ये वाला। देखो इसमें भी तो प्रिंसिपल 16,000 था, टाइम 3 साल, रेट 5%। इसमें भी आपका वही चीज़ है, प्रिंसिपल 16,000, टाइम 3 साल, रेट 5%। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, यही जो अभी हमने इसके पहले सॉल्व किया, 2522, ठीक है ना। तो अब इसको आप डिटेल मेथड से भी कर सकते हो और नॉर्मल से कर सकते हो, ठीक है। अमाउंट अगर निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अमाउंट क्या हो जाता है, एक बात बताओ, अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 16,000, इंटरेस्ट आपका आ ही गया था 2522, बस कैलकुलेटर उठाते फटाफट कैलकुलेट कर देते, तो 18,522 हो जाता, 18,522 हो जाता, ये आपका अमाउंट हो जाता। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर अमाउंट भी दिया होगा तो अमाउंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी गई थी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता। बोलो कोई दिक्कत हाँ जी बताइए। चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे क्वार्टरली के केस में जो है हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम एज जैसे मैंने एनुअली बताया, सेम एज मैंने जैसे क्वार्टरली बताया, सेम एज आपका क्या होता है, हाफ ईयरली होता है, ठीक है। अब हाफ ईयरली के केस में आपको ध्यान रखना है, हाफ ईयरली का केस का मतलब क्या होता है, हाफ ईयरली का केस का मतलब होता है कि इंटरेस्ट जो आपका कैलकुलेट हो रहा है वो एवरी 6 मंथ में हो रहा है। किस में हो रहा है, एवरी 6 मंथ में कैलकुलेट हो रहा है आपका। तो अगर एवरी 6 मंथ में कैलकुलेट हो रहा है तो आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R/2, क्योंकि अगर एवरी 6 मंथ में कैलकुलेट हो रहा है तो साल में कितनी बार हुआ, 2 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आधी हो जाएगी, हाफ, और टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, डबल, यानी 2T। टाइम आपका क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा, ठीक है। टाइम आपका 2T हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया सभी को। तो बस अगर वो आएगा तो उसके अकॉर्डिंग, क्वार्टरली बोला जाएगा तो क्वार्टरली के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, हाफ ईयरली बोला जाएगा तो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी के बेस पे जो मैंने आपको रेशियो बताया था ना, रेशियो मेथड, उसी के बेस पे समझना कि जो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो डेप्रिसिएशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्या मेथड होता है, क्या तरीका होता है सॉल्व करने का। तो देखो आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, आपसे कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 2 years ago was 62500, यानी 2 साल पहले की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी हमारे पास, वो थी हमारे पास 62,500। ड्यू टू माइग्रेशन टू सिटी इट डिक्रीज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, यानी सिटी की माइग्रेशन के कारण, यानी वो जो पॉपुलेशन है वो एवरी ईयर 4% क्या होती गई आपकी, 4% पर एनम आपकी क्या होती गई, डिक्रीज होती गई। 4% पर एनम आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर 4% पर एनम डिक्रीज हो रही है तो अगर आप अब बहुत लोग क्या होता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अगर हमें A = P 1 + R/100 लगाना है तो क्या हमें वहाँ पे प्लस की जगह माइनस करना होगा, या 4% में हमें कैसे सॉल्व करना होगा, तो वो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोई फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करना है। जैसा मैंने आपको बताया था वैसे ही आप करोगे रेशियो से। आप बस ये देखो कि 4% आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है ये डिक्रीज में दे रखा है कि इंक्रीज में दे रखा है। तो ये आपका दे रखा है डिक्रीज में, कि एवरी ईयर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। चलो तो भाई 4% की वैल्यू कितनी होती है जरा बताइए, फ्रैक्शंस में 1/25 होती कि नहीं होती। 4% मतलब कितना होता है, 4/100, 4/100 मतलब कितना हो जाएगा, 1/25, ठीक है। तो इसका मतलब पहले आपके पास प्रिंसिपल कितना था, 25 यूनिट, पहले आपके पास प्रिंसिपल कितना था, 25 यूनिट। या हम ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है पॉपुलेशंस की, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले जो आपकी पॉपुलेशन थी, यानी इनिशियल जो आपकी पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 25 यूनिट। इनिशियल जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 25 यूनिट। अब यानी प्रेजेंट में अब कितनी हो गई, अब तो 1 घट गई क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, 1 यूनिट घट गई, तो अब कितनी बची, 24। कितने साल की बात कर रहा है, 2 साल की। तो फिर से लिख लो 25 to 24,
25 to 24। चलो अब ओवरऑल बताओ जरा, ओवरऑल। तो ओवरऑल पॉपुलेशन पहले कितनी थी, मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू 25 625 यूनिट। और अब पॉपुलेशन कितनी हो गई, तो 24 इंटू 24 कर दो, कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर। और 24 का स्क्वायर पता है कितना होता है? 24 का स्क्वायर पता है कितना होता है? 576 यूनिट। तो अब देखो ये आ क्या गया, ये पता है क्या आया कि जब 4% पॉपुलेशन एवरी ईयर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब पहले जो पॉपुलेशन थी वो थी 625 यूनिट, अब हो गई 576 यूनिट। अब कितनी हो गई? 576 यूनिट। अब कितनी हो गई हमारे पास? 576 यूनिट। तो पहले थी हमारे पास 625, अब हो गई 576। तो आपसे अगर कहा जा रहा है कि 2 साल पहले थी 625,00, तो इसका मतलब अगर हम इसके बिहाफ पे देखें तो हम ये कह सकते हैं ना कि भाई 2 साल पहले तो 625 थी, अब हो गई 576। क्यों? क्योंकि एवरी ईयर डिक्रीज हो रही है। तो इसके बिहाफ पे अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं ना कि भाई 2 साल पहले कितनी थी? 625 थी। और 2 साल पहले एक्चुअल में पॉपुलेशन कितनी थी? 625,00। तो इसका मतलब 625 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 625,00। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। तो अब कितनी हो गई पॉपुलेशंस अब प्रेजेंट में? तो अब क्या हो जाएगी? 576 इंटू 100, बस 1 यूनिट की वैल्यू 100 आई है, तो 576 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 576,00। आंसर हो जाएगा यही ए। तो आपसे कह रहा है प्रेजेंट पॉपुलेशन बताइए, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 576,00। बोलो क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग पॉपुलेशन या फिर डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, ठीक है ना? इस तरीके से बोलो क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कभी कदार इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कंपाउंड टेस्ट में। जब सिंपल टेस्ट था तो मैंने आपको बताया था 2 मेथड, एक फॉर्मूला वाला मेथड बताया था और एक बाकी मैंने आपको एक नॉर्मल अप्रोच बताई थी। यहाँ पे इसको समझो, यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला से करोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कौन सा लगेगा, A = P 1 + R/100⁴ तो उसमें नहीं जाना है। आप सुनो क्वेश्चन पहले देखो क्या है, बहुत ही गजब का तरीका बता रहा हूँ, लाजवाब शॉर्ट तरीका। क्या कह रहा है? अ सम ऑफ मनी प्लेस एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर्स। यानी आपसे कह रहा है कि कोई एक प्रिंसिपल हो गया जो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। यानी एक कोई प्रिंसिपल था, हमें नहीं पता कितना था, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से यानी CI के हिसाब से, CI का लग रहा होगा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो CI के हिसाब से वो क्या हो गया? डबल हो गया। कितने साल में हो गया? वो 4 ही साल में डबल हो गया, ठीक है, 4 साल में डबल हो गया। तो कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स। तो आपको बताना है कि अगर मुझे 8 गुना करना है तो वो कितने साल में होगा? 4 गुना हो जाता है, यानी डबल हो जाता है, 2 गुना हो जाता है 4 साल में, तो लेकिन मुझे 8 गुना करना है तो कितने साल लगेंगे मुझे, ठीक है ना? तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, सबसे बेस्ट शॉर्ट मेथड क्या है, उस चीज़ को समझो आप सभी लोग। क्या है समझना, कुछ नहीं करना है। एक जगह आप लिखो टाइम्स, अभी आप खुद ही देखो कि वाह सर मज़ा आ गया, क्या जादू था, ठीक है। एक जगह लिखोगे टाइम्स और एक जगह लिखोगे ईयर। आपसे क्या बोला गया है यहाँ पे? आपसे बोला गया है कि डबल, डबल का मतलब क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स। डबल का मतलब क्या हो गया? 2 टाइम्स। कितने ईयर में हो रहा है आप बताओ? 4 साल में, 4 ईयर्स में। तो 2 टाइम्स हो रहा है कितने ईयर्स में? 4 ईयर में, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स आपको बताना है। कितना बताना है आपको? 8 टाइम्स बताना है कि 8 टाइम्स कितने ईयर में होगा। तो 2 टाइम्स हो रहा है आपका कितने ईयर में? 4 ईयर में। तो आपको बताना है 8 टाइम्स कितने होगा। देखो कुछ नहीं करना है आपको, समझना है यहाँ पे, इधर 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 ध्यान दो सब लोग, इधर ध्यान दो, समझना क्या करना है, समझना। आपसे 2 टाइम्स दे रखा है और 8 टाइम्स पूछा गया है, तो ये बताइए इस 2 की कितनी पावर में 8 आता है? 2 की कितनी पावर में 8 आता है? हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए बताइए। 2 की कितनी पावर करे कि 8 आ जाए, यानी 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई कर दें कि 8 आ जाए? सर 2 की पावर 3 होती है। बहुत बढ़िया।
यानी 2 की पावर कितनी होती है 3, 2 की पावर 3 में आता है आपका 8। तो जो पावर होती है ना, जो पावर है, ठीक है, बस उसी पावर को ईयर से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर हो गया। 4 इंटू 3 12 ईयर्स, खत्म, कुछ नहीं करना, यही आपका आंसर है। वाह सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बोलो, क्लियर है ना? तो बस 2 की जितनी भी पावर है, 2 की जितनी भी पावर है, उसका हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे ईयर से। अब कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि सर ये तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 की जगह 9 होता, 9 की जगह 10 होता, 10 की जगह 11 होता, तब क्या करते? तो सुनिए, देखिए, अगर 8 की जगह 9 होता, 9 की जगह 8 होता, तो ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें जब आपने इसके पहले पढ़ा होगा इंडिसेस, ठीक है ना, तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें बेस इक्वल करने होते थे। यानी कुछ इस तरीके से आएगा, 2 की पावर में आएगा और यहाँ पे 8 की पावर आपको समथिंग दे रखी होगी कुछ, तो उसको बेस इक्वल करना होगा। तो ये 2 की को बेस 2 को ही इक्वल करना होगा, तो बेस इक्वल करना होगा यहाँ पे। अब अगर मान लीजिए यहाँ 8 की जगह 9 होता तो क्या बेस इक्वल हो पाते? नहीं हो पाते। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में स्पेशली अगर जितना भी टाइम्स आपको दे रखा है उसकी उतनी ही पावर में पूछेगा। आपसे पूछ सकता है 2 टाइम्स बताइए, आपसे पूछ सकता है 4 टाइम्स बताइए, आपसे पूछ सकता है कि 8 टाइम्स बताइए, आपसे पूछ सकता है 64 टाइम बताइए, ठीक है, इस टाइप से आपसे पूछेगा। अगर 3 दे रखा है कि 3 टाइम्स इतने ईयर में हो रहा है तो आपका 3 की पावर में पूछेगा, 4 टाइम्स दे रखा है तो 4 की पावर में पूछेगा। इसीलिए क्योंकि उसको पता है कि हम बेस क्लियर नहीं कर पाएंगे और आंसर कांट बी डिटरमाइन आ जाएगा। तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में स्पेशली जितना टाइम्स आपको दे रखा है उतने ही टाइम्स आपको यहाँ पे पूछा जाता है। तो बस ये वाला तरीका लगा दो और ये वाला तरीका लगाने के बाद फटाफट आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। बोलो, क्लियर है? चलो, तो अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलिए 2 मिनट वीडियोस को पॉज करिए और फटाफट बताइए। कुछ नहीं करना है, एक जगह आपको लिखना है टाइम्स और एक जगह आपको क्या लिखना है? ईयर। एक जगह आपने टाइम्स लिखा, एक जगह आपने ईयर लिखा। तो कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल इन 4 ईयर्स। डबल हो जाता है 4 साल में, 2 टाइम्स हो जाता है कितने साल में? 4 ईयर्स में। कह रहा है कि 4 टाइम्स बताइए कितने ईयर्स में होगा? 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स पूछा गया ना, तो 2 टाइम्स दे रखा था, 4 टाइम्स पूछा गया। 2 की कितनी पावर में आपका 4 आता है? सर 2 की, तो बस 2 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, आंसर 8 ईयर्स, खत्म। 8 ईयर्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो, क्लियर है? चलो भाई, बहुत बढ़िया। एक और आ जाते हैं क्वेश्चन। कभी कदार क्या होता है कि आपने सिंपल इस पहले पढ़ रखा है, अब आपने कंपाउंड पढ़ लिया, तो अब इन्हीं के डिफरेंस के बेस पे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन कैसे बनता है, और यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि डिफरेंस के बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं नॉर्मली फॉर्मूला वाले ही होते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे 2 साल का डिफरेंस बोला गया। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन सी एंड एस आई ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, ऑन ए सम ऑफ मनी ऑफ ₹5,000 फॉर 2 ईयर्स। कितने ईयर्स? 2 ईयर्स। तो कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है तो एक चीज़ नोट कर लीजिए आप सभी लोग, कॉन्सेप्ट है ये, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि फॉर 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड और सिंपल का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? तो सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का होल ऑफ स्क्वायर। ये होता है फॉर 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। ये होता है फॉर 2 ईयर्स के लिए। और अगर मैं 3 ईयर्स की बात करूं, फॉर 3 ईयर्स के लिए क्या हो जाएगा? तो 3 ईयर्स के लिए समझ लो, 3 ईयर्स के लिए जो हो जाता है हमारे पास, वो हो जाता है सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का होल ऑफ स्क्वायर, ब्रैकेट में हो जाएगा
r अपॉन 100 प्लस 3, यानी इतना तो रहता ही रहता है, साथ में इनटू में इतना भी ऐड हो जाता है, यानी इतना भी मल्टीप्लाई हो जाता है। और यही चीज़ आप एन्युटी में भी देखोगे, यही चीज़ आप एन्युटी में भी देखोगे जब हम प्रेजेंट वैल्यूज़ को निकाल रहे होंगे, ठीक है, और हम फ्यूचर्स वैल्यूज़ को निकाल रहे होंगे, हम एन्युटी रेगुलर को निकाल रहे होंगे, एन्युटी ड्यू इस टाइप को निकाल रहे होंगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, क्लियर। तो ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये किसके लिए था, 2 ईयर्स के लिए था। चलो सॉल्व कर लेते हैं एक बार। प्रिंसिपल कितना था जरा बताइए, 5000, पी की वैल्यू रख दो यहाँ पे 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है आर स्क्वायर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। इसको भी हम स्लैब मेथड से कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंदी होगा, क्या फ़ायदा, नॉर्मल लगाओ आंसर पाओ, ठीक है ना। तो सी आई और एस आई का जो डिफरेंस है वो हमें दे रखा है कितना, 72, बस पी आर की वैल्यू निकाल लो आप। 100 का स्क्वायर है तो 1 2 3, और यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे, 100 के स्क्वायर में 4, तो 3 जीरो कट गए, 1 जीरो इधर आ जाएगा। हाँ क्लियर भाई, 5000 था, प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 5000, आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, 100 के स्क्वायर में कितने 4 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये 3 जीरो हो गया, 1 जीरो बचेगा, तो 5 से 1 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 144 हो जाएगा, और इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ख़त्म। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 12% पर, है ना। बोलो क्लियर है। तो ये था हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट जो मैंने आपको बताया इस टाइप में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एन्युटी। तो पहले मैं आपको एन्युटी क्या होती है वो बताऊंगा, एन्युटी कितने टाइप्स में आती है उसके बारे में बात करूंगा, एन्युटी के टाइप्स में प्रेजेंट वैल्यू को निकालना, फ्यूचर्स वैल्यू को निकालना, वो चीज़। देन आगे उसी में फिर हम लोग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ेंगे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जितना भी चीज़ें हैं वो हम लोग आगे कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू सभी को, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।